नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में एक बार फिर उठापटक शुरू हो चुकी है और इस तरह के माहौल में फिर सवाल यही उठता है कि आप अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सरल जवाब है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छी नींद आएगी रात में और साथ ही साथ ज्यादा झटकों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सीएनबीसी आवाज हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता है फायदेमंद फंड, जहां पर हम बात करते हैं ऐसे फंड्स की जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे ज्यादा इनफैक्ट ग्रोथ पर भी फोकस करते हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को हेड इक्विटीज रोहित सिंघानिया। इनफैक्ट रोहित कई सारे फंड्स को मैनेज करते हैं और आज खास तौर से चर्चा इनके ऑफ कोर्स टैक्स सेवर फंड की होगी, लेकिन रोहित का काफी सालों से एक्सपीरियंस है मार्केट में और उनसे पहले मार्केट पर ही एक व्यू ले लेते हैं। रोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दुनिया भर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इक्विटीज में और कितनी बिकवाली देखने को मिलेगी। एक के बाद एक कई कंपनियों के डाउनग्रेड्स, कई कंपनियां अपना आउटलुक बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से स्टांस काफी साफ है कि इन्फ्लेशन फोकस में रहेगा और उसको नियंत्रण में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरों पर फोकस रहेगा बढ़त की तरफ। ऐसे में इक्विटीज में हमने देखा है प्रेशर आया है। ये बताइए, इस ग्लोबल बिगड़ते सिनेरियो के बीच भारतीय इक्विटी निवेशक कितना सुरक्षित है? क्योंकि जिस दिन डाउ को झटका लगता है, यहाँ पर थोड़ी सी हिचकी हमें भी लगती है। धन्यवाद हर्षिता। अगर आप इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक 2 मिनट में लेना चाहूंगा कि पिछले 2 साल क्या हुआ है, वो दर्शकों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आज आप पिछले 2 साल में देखेंगी, कोविड हुआ, कोविड के बाद सबका ये व्यू था कैसे दुनिया चलेगी, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स में क्या होएगा और कैसे जीडीपी ग्रोथ होएगी या कंपनी ग्रो होंगी। लास्ट 2 साल में हमने देखा हमारे निफ्टी के रिटर्न्स, हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी है। यहाँ तक कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थी पिछले साल, फिस्कल डेफिसिट हाई था। तो बेसिकली लास्ट 2 साल में हमने जो मार्केट की जो बढ़ोत देखी है उसके क्या रीजंस थे और आगे वाले कुछ समय में उनमें क्या चेंज होने वाला है, आई थिंक वो दिमाग पर रखना बहुत जरूरी है। तो पहले आप देखें कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनीज की बहुत ज्यादा थी। इसका क्या रीजन था? एक तो कमोडिटीज ने अच्छा किया, तो कमोडिटी लिंक कंपनीज थी उनको बेनिफिट आया। जो बड़ी कंपनीज थी जिनको सप्लाई चेन जिनके ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए थे, उनने दूसरी छोटी कंपनीज से मार्केट शेयर गेन किया, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी लगी। तीसरा, जो आपका बैलेंस शीट हम लोग जो बोलते हैं ना, अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की आप बैलेंस शीट देखें, अगर आप NSE 100 या BSE 200 की जो कंपनीज हैं, आप उनकी बैलेंस शीट लीजिए और देखिए उनके डेट इक्विटी लेवल्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज 2 साल पहले क्या थे और आज क्या है, तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो जब हम बॉटम अप बोलते हैं ना कि काफी बिजनेसेस ने काफी अच्छी चीजें करी अपने बैलेंस शीट में, मार्केट शेयर गेन किया और कमोडिटी के कारण उनको बेनिफिट हुआ। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी में 2 साल पहले तक आई नहीं रही थी, काफी स्ट्रांग हुई। अब ये जैसा देखा जाए तो क्या है, जो जून का जो क्वार्टर था वो पहला क्वार्टर था जब हमने थोड़ी अर्निंग्स की डीग्रोथ देखी कि अगर आपने सपोज अर्निंग्स बोली थी मार्च में 100 रुपए, तो अब आप बोल रहे हो कि शायद 96 से 97 होंगे। तो ये फर्स्ट है अर्निंग्स डीग्रोथ का साइन। दूसरा, जो हम फिस्कल की बात कर रहे हैं, पिछले सितंबर में अगर आप देखेंगे हमारा फिस्कल रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा था, अराउंड $640 बिलियन। आज आरबीआई ने अनाउंस किया है वी आर डाउन टू बिलो 540। तो ये एक नंबर होता है, बट नंबर का मतलब क्या होता है? जब हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे थे तो हमारी बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बहुत सी, बैंकों के पास आपको मुझे पैसा देने के लिए इजी अवेलेबल था मनी, उनके SLR सरप्लस थे। आज ये लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ आरबीआई भी चाहती है कि रुपी थोड़ा स्टेबल रहे, कि अगर गिरे या बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, एकदम से झटका नहीं लगे। उसके कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो गए हैं। तो 3 महीने पहले तक जहां हम बोल रहे थे हमारे फॉरेक्स रिजर्व अच्छे हैं, हमारे इंपोर्ट कवर अच्छे हैं, आज के दिन हमें ये कीनली मॉनिटर करना है कि क्या होता है। हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो ऑलरेडी नेगेटिव में चली गई है, बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। तो अगेन ये जो एक फैक्टर था पिछले 2 साल, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है अवध से। तीसरा, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी उन्होंने बहुत अच्छा किया।
ग्लोबली सप्लाई चेन इशू के कारण, पहले चाइना में, फिर रशिया यूक्रेन के कारण हमारी एक्सपोर्ट्स ने काफी बढ़ोतरी देखी। अभी जैसे कहना है सबका कि शायद यूएस में, यूरोप में रिसेशन होएगा, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं उनमें, उनके रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब मैं ये तीनों चीज देखता हूँ, पिछले 2 साल में क्या हुई थी और अगले 3-6 महीने में कैसे ये प्ले आउट होगी, और इसमें मैं वैल्यूएशन का ओवरले डालता हूँ निफ्टी का, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होना जारी है। बट कोई अलार्मिंग बेल ऐसे मुझे नहीं लगती, क्योंकि अलार्मिंग बेल जब लगेगी जब मुझे लगेगा कि हमारे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा ही स्लो डाउन है। ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव साइड, जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लोग स्टैंड स्टिल नहीं है जी, दे आर कंटिन्यूइंग जो लोग ने किया था, राइट। आज हम डीमॉन की बात करते हैं, रेरा, जीएसटी, ये सब रिफॉर्म्स हो गए हैं, उसका अभी टाइम है उसका बेनिफिट लेना हमें। तो आई वुड से नियर टर्म जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और हमारे जो वैल्यूएशंस हैं वो देख के आई थिंक टू बी कॉशियस इट इज द राइट अप्रोच। बट एम आई वरीड और एम आई नेगेटिव इन द मार्केट? आई डोंट थिंक सो, ये मैं कहना चाहूंगा। ओके, दैट्स गुड टू हियर कि आप बाजार में गिरावट को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन छोटे निवेशकों को चिंता होती है, खासतौर से जब हम हेडलाइन सामने पढ़ते हैं कि डाउ अपने हाई से करीब 20-21% करेक्ट हो चुका है। अब बीच में ये धारणा बनी थी कि नहीं भैया, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजार डीकपल हो चुके हैं, और फिर डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा और भारतीय बाजारों में जब बिकवाली आने लगी तो लगा कि नहीं, ये डीकपल नहीं, हम तो रिकपल हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति में जहां पर डाउ करीब 20-21% करेक्ट हो चुका है, इफ एट ऑल भारतीय बाजारों में भी फ्लोज नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। अब तक हमने देखा पिछले 7 सेशंस में करीब 15,000 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आई है, और ये बिकवाली अगर बढ़ती है ऑन अ करेक्टिव साइड, आपको क्या लग रहा है निफ्टी कितना करेक्ट हो सकता है? क्योंकि इस बार एडवांटेज ये है, आप जैसे फंड्स, हमारे जैसे रिटेल निवेशकों की तरफ से हर डिप पे पार्टिसिपेशन लकीली बड़ा है, सो होपफुली वी विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट। लेकिन अगर करेक्शन आना है, हाउ मच वुड इट बी? तो देखिए, जैसे आपने कहा कि जब मार्केट गिरता है तो उसकी चिंता तो मुझे भी है नियर टर्म में, कॉशियस, राइट, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है। बट क्या वो मुझे बोलता है कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत बड़े कैश कॉल्स ले लूं? वो मुझे नहीं लगता है, राइट। ठीक है, बिकॉज टाइम करना तो किसी के हाथ में नहीं है। नाउ कमिंग टू इंडिया डाउनसाइड, अभी आप जब इंडिया डाउनसाइड की बात करते हैं, सब लोग निफ्टी पीई की बात करते हैं, और हम आज क्या है, लास्ट 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का एवरेज क्या था, तो क्या निफ्टी वो एवरेजेस पे जा सकता है। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो निफ्टी है ना, जो निफ्टी 10 साल 5 साल पहले था, वो निफ्टी अब चेंज हो गया है। जो उसकी कंपनीज हैं, जो कैसी कॉन्स्टिट्यूंट्स जो कंपनीज के हैं, वो सब चेंज हो गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जो सिक्लिकल जो कंपनीज थी, राइट, उनका वेट काफी ज्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे कि उनका स्टॉक परफॉर्मेंस कम हुआ, और जैसे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डाइवर्सिफाइड कंपनीज का भरा, तो ऐसे ऐसे उनकी कंपनीज की पीई, आरओई, जो हम लोग बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सब अलग हैं। तो यस, कंपेयर करने के लिए हमें वो नंबर देखना पड़ता है। तो जब मैं वो नंबर देखता हूँ, ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े 10 साल एवरेज से थोड़ा प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो क्या हम एवरेज पे आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं, नेवर से नो इन इक्विटी मार्केट्स। बट आई वुड बी सरप्राइज, जो हमारा फंडामेंटल स्टडी है कंपनीज की, उनके अर्निंग्स की, और जो सेक्टर व्यू है, I would be surprised, if we see a fall of more than maybe 600-700 points on Nifty from these levels. But वही है, हमारा काम है निफ्टी लेवल नहीं प्रिडिक्ट करना। जो कंपनीज हमारे फंड में हम लेते हैं, उनका बिजनेस में ज्यादा फोकस करना है। So I would spend more time on that rather than Nifty levels, because वो it's determined with many other things rather than just fundamentals. रोहित, आपने एक चीज कही कि इस समय आप कैश में नहीं बैठे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से कमिटेड है? क्या आपके हाथ में जो भी पैसा है वो फुल्ली कमिटेड है, या फिर थोड़ा सा कैश रखा है? स्टांस क्या है? आपके फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश वर्सेस टोटल इन्वेस्टमेंट? आज के दिन अगर आप हमारा डीएसपी टैक्स सेवर फंड देखें, तो अराउंड 2-2.5% कैश के आसपास होएगा अप्रोक्सीमेटली, व्हिच इज नॉर्मल। सो सी, टेकिंग बिग कैश कॉल्स, इट इज अ टू एज स्वॉर्ड। वन इज, इफ यू आर सीइंग कि सब चीजें खराब हो रही हैं, है ना, क्या हो रहा है, आप बड़ी क्लियर हो। आज के दिन जैसे मैं बोला, वैल्यूएशन देख के, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख के थोड़ा नेगेटिव व्यू है। बट मैं बॉटम अप इंडिया को, कंपनीज को देखूं,
जो हमारी स्थिति है दूसरे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से, वी आर मच बेटर ऑफ. So that makes me feel कि not to say कि I'm very very worried and I'll have to go all out in cash. ओके तो इस समय फिर इफ यू आर गोइंग ऑल आउट इन इन्वेस्टमेंट, रोहित, सबसे ज्यादा एक्सपोजर और सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको कहां पर दिख रहा है? और सभी फंड्स का जब मैं जायजा लेती हूं तो मैक्सिमम एक्सपोजर, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका प्रेजेंस ही इतना ज्यादा और इतना कमांडिंग है, वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स होते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? जहां पर एक तरफ आरबीआई लगातार दरें बढ़ा रहा है और जिसकी जरूरत भी है, हालांकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि देखिए हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी ग्लोबल इकोनॉमीज की है, तो वहां पर शायद सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हमारे लिए टेक ऑफ का एनवायरनमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक्स, फाइनेंशियल्स कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में? तो हर्षिता, एक तो मैं बोलूंगा कि एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो अगले 2 महीने में मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक साथ में नहीं करूंगा. नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल्स, तो हमारा तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड है, वो भी फाइनेंशियल्स में काफी ओवरवेट है. और इसका क्या रीजन है? एक तो अगर आप, अगेन मैं आपको वापस हिस्ट्री पे लेके जा रहा हूँ बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या हुआ है, क्या रीजन था, अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या होएगा. तो जो हमारे जो एनपीए की साइकिल्स थी जो फाइनेंशियल सेक्टर की, वो बैंक ने लास्ट 4 साल से बहुत अच्छा काम किया है. आज के दिन जो मैं जो भी बड़ी बैंक्स उठाता हूँ या मिड साइड बीएससी 200 में उठाता हूँ, देखता हूँ, सबकी बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन हो गई हैं, एनपीए रेशियोज कम हो गए हैं, उन्हें बहुत प्रोविजन कर दिया है. अब बेसिकली क्या है, वो लोग क्लीन स्लेट पे हैं. दूसरा, उनके पास अच्छा कैपिटल है आपको मुझे इंडस्ट्रीज को लेंड करने के लिए. सो जो प्रॉब्लम था 2018, 19, 20 में बैंकों का बैलेंस शीट का, वो बहुत क्लियर हो गया है. अदर साइड जब मैं देखता हूँ, अगर उनकी लेंडिंग की एबिलिटी बढ़ गई है, उनके वैल्यूएशन जो, हाँ लास्ट 3 महीने में थोड़ा कैचअप हो गया है, लेकिन अगर मैं सब सेक्टर्स को ब्रेकअप करूं, आज के दिन भी फार्मा के अलावा बैंकिंग ही है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट दैट्स अ टेक्निकल व्यू दैट कैन चेंज एनी टाइम. राइट. प्लस हमारा ग्रोथ जो डोमेस्टिक कंपनीज की है वो ग्रोथ आ रही है. हाँ, आज के दिन फियर है, जैसे आपको मैं शुरू में बताया कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ खाली 8.5-9.5% है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ 16.5% है. तो यस, वी विल सी अ टाइम अगले 2-3 महीनों में जहां पर बैंकों को अपने डिपॉजिट रेट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर उनको लेंडिंग मैच करनी है. बट टुडे with corporates being in a much better space and banking sector being in terms of asset liability and provision, it gives me the comfort कि चलो ये sector में overweight रहना even in this uncertain environment is not a wrong thing to do. And यहाँ पर फिर stance will be overweight on the private sector banks? Banking sector overweight, private of course, and select private public sector also. रोहित, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटी से ब्रेक का. आगे रोहित से पूछेंगे वो कौन सा सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा बुलिश है, जहां पर उनकी उम्मीद है कि इनके फंड में मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकते हैं. उसी पर होगी चर्चा आगे. स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर. हम आज बात कर रहे हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के रोहित सिंघानिया से फायदेमंद फंड में, और चर्चा डिटेल में हुई कि बीएफएसआई को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है और खासतौर से बैंकिंग कंपनियों में इनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है. लेकिन रोहित, इस तरह के मार्केट में जहां पर हर लोग कहते हैं, और आपने भी कहा कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो खूब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आई एम नॉट श्योर आप किन स्टॉक्स पर खोल के टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन मुझे बताइए, जब आप अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर रहे हैं, कन्विक्शन तेजी का कहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस सेक्टर में बहुत बढ़िया रिटर्न्स आने वाले समय में आएंगे? क्या वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, क्या वो एफएमसीजी सेक्टर है, या फिर आपको कुछ और पसंद है एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो जैसे कि आपने कहा जो मेरा आज के दिन डीएसपी टैक्स सेवर फंड है, आप उसकी फैक्ट शीट देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा ओवरवेट है. उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. नेक्स्ट हमारा ओवरवेट है ऑटो कंपनीज, ऑटो ओईएम्स, 4 व्हीलर्स, जहाँ हमें लगता है कि डिमांड ग्रोथ विल कंटिन्यू टू हैपन. लास्ट 3 साल से जो हमने स्लो डाउन देखा है, इवेंचुअली दैट विल स्टार्ट रिवर्सिंग एंड वी हैव अ लॉन्ग रनवे. प्लस अगर जैसे कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह की, तो ये उनको बेनिफिट भी करता है. अगला सेक्टर जो हम ओवरवेट है वो फार्मा.
फार्मा में क्या हुआ था, फार्मा हेल्थ केयर में कि यूएस, देखिए अब तो कंपनीज होती है ना, आई मीन जस्ट आई टेक 1 मिनट इन दिस, वो आपके इंडिया में भी बिजनेस करती हैं और इंडिया के बाहर भी। तो इंडिया के बाहर जो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं स्पेसिफिकली यूएस में, उनने बहुत अपने प्राइस इरोजन देखे हैं। यानी आप एक समान सेम प्रोडक्ट आप जनवरी में 200 रुपए में बेच रहे थे, अब आप 195 में बेच रहे हो। तो कंटिन्यूस प्राइस इरोजन हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि अभी वो प्राइस इरोजन शायद बॉटम पे आ गया है और इससे और नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर साइड जो डोमेस्टिक बिजनेसेस है कंपनीज के, वो बहुत स्ट्रांग हैं। जो भी उनको इम्पैक्ट हुआ था रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमें लगता है विद प्राइस इरोजन्स जो बाहर के बिजनेस में ऑलमोस्ट नाउ हैपनिंग, गोइंग अवे, डोमेस्टिक में ग्रोथ कमिंग बैक, रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे जाएगा। आई थिंक हमारी फार्मा कंपनीज आर वेल प्लेस्ड एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ ओवरवेट इन द टैक्स सेवर फंड। लास्टली जो हमारा ओवरवेट है वो जैसे आपकी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, थोड़ी बहुत सीमेंट है। अगेन इसमें आउटलुक वो सेक्टर का अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, कैश अर्निंग कैपेसिटी, एंड दैट इज व्हाई वी ओन देम। सो आई वुड से बैंकिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर एंड सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर कंपनीज में जहां हमारा ओवरवेट है, हमें लगता है कि दे शुड डू वेल फॉर द फंड। ओके क्या जानकर इस समय आपने टेक्नोलॉजी में ज्यादा पोजीशंस नहीं रखी है? क्योंकि इनफैक्ट मैं आपकी टॉप होल्डिंग्स देख रही थी, आपने तो पोजीशन इन्फोसिस जैसे कंपनियों में घटाई है। आर यू वरिड कि अमेरिका की जो स्थिति है और वहां से अमेरिका के साथ साथ यूरोप में जो इकोनॉमी का हाल है, तो इनके बिजनेसेस और इनकी अर्निंग्स पर एक गहरा इम्पैक्ट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए मैडम, एक टॉप डाउन व्यू तो ऐसा लगता है हो सकता है, बिकॉज अगर ग्लोबली सब चीजें स्लो डाउन हो रही हैं तो उनके भी रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आना चाहिए। बट दीज कंपनीज, इफ यू सी प्रीवियस साइकिल्स, करेक्ट, हाउ दे मैनेज बिजनेसेस, उनने क्या क्या डील बीन्स की हैं, कैसे मार्जिन्स अपने बचाए हैं, वो देखने की जरूरत है। तो यस, हाँ, मेरा फंड थोड़ा अंडरवेट है आईटी पे। पर अगेन जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट 3-4 महीने में जो मार्केट मूव हुआ है उसके जो वैल्यूएशंस हैं, जैसे ओवरऑल निफ्टी का मैंने आपको कहा वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं। आईटी में अभी वो बात थोड़ी है, बट इतनी नहीं है जितनी निफ्टी लेवल पे है। तो अगेन जो हमारा अंडरवेट है वो मार्जिनल अंडरवेट है, और अभी हमें एक हफ्ते में मालूम ही पड़ जाएगा, रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है। आईटी कंपनीज यूजुअली आर द फर्स्ट वंस टू अनाउंस, बट आई डोंट सी लॉट ऑफ, अगेन जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में भी दिखना चाहिए, लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम दीज प्राइस लेवल्स फॉर द आईटी सेक्टर। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इस समय चिंता करने की जरूरत नहीं। अब कमेंट्री की कितनी बदलती है वो देखना होगा, क्योंकि बीच बीच में कई सारी खबरें आई हैं जॉब कट्स को लेकर, मून लाइटिंग पर जिस तरह से ये थोड़ा सा कमर कस रहे हैं और लोगों अपने कर्मचारियों पर भी थोड़ी सी हार्ड हो रहे हैं। अच्छा, कंपेयरिंग योर होल पोर्टफोलियो की कहां पर मैक्सिमम बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपका भी लार्ज कैप में एक अच्छा खासा स्क्यू है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स की अपॉर्चुनिटीज रोहित आपने खूब आइडेंटिफाई किए हैं अक्रॉस वेरियस फंड्स। तो इस टैक्स सेवर फंड में क्या कुछ ऐसे खासियत है जो दैट कुड बी द बिग विनिंग आइडियाज गोइंग फॉरवर्ड, और वो किस सेक्टर से लार्जली आपको दिख रही हैं? सो हर्षिता, जब हम विनिंग आइडियाज की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं रहता वो कौन से सेक्टर में है, या लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप है। वी ट्राई टू फाइंड बिजनेसेस जहां पर हमें एटलीस्ट अगले 1.5-2 साल का हम एक टाइम फ्रेम लेते हैं कि आज से 5 साल में क्या होना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट और पिन पॉइंट। तो ऐसे एक साल करके हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या बिजनेसेस में होना चाहिए, एंड देन वी फील कि ओके दिस कंपनी, एंड इम्पोर्टेंट क्या होता है स्मॉल मिड कैप पर कंपनीज में, मैनेजमेंट का फोकस। जी हाँ, कि भाई मैनेजमेंट क्या चाहता है, वो क्या करे और कैसे करे। So that also plays an important role. So when we have a tick mark on business कि भाई business हमें अच्छा लग रहा है, जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है वो अच्छी लग रही है, और उसमें ओवरले आज के दिन मैं उसको जो खरीद रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या पे कर रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए ओवर पे तो नहीं कर रहा हूँ, वो रहता है। तो वर्क जो जाता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वो सिमिलर वर्क जाता है। स्मॉल कैप में कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना पड़ता है, बिकॉज धीरे धीरे बिजनेस डेवलप होएगा, जो प्रमोटर्स की स्ट्रैटेजी है वो धीरे धीरे उसका फ्रूट देंगी। दैट्स द ओनली डिफरेंशियल। अदरवाइज तो फोकस जो रिसर्च एंड R&D जो लार्ज कैप में जाती है, वही स्मॉल कैप, मिड कैप में सेम प्रोसेस है मैडम।
फाइनली रोहित, नॉर्मली इस फंड में जो लोग पैसा लगाते हैं, नॉर्मली टैक्स सेवर फंड्स में यही होता है कि टैक्स बचाना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो एक टैक्स सेवर फंड ले ले। लेकिन मैं आपकी हिस्ट्री देख रही थी, ओवर द लास्ट 5 इयर्स एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। नियरली 12.5 to 13% तक के रिटर्न्स आपकी इस पर्टिकुलर फंड ने दिए हैं। आर यू कॉन्फिडेंट दैट ये रन रेट आगे जारी रहेगा गिवन द साइकिल, जिस तरह के माहौल में इस समय हम हैं? See, Harshada, it's very difficult to predict returns, right? The idea is we try to do our best because, again, we have some responsibility for our investors, who lay faith on us. और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आप कोई भी आपके शो में आता है कहीं, वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ। बट जो ELSS आता है उसमें तो आपका ऑटोमेटिकली 3 साल का लॉक इन होता है। So one thing I don't understand is लोग बाग खाली टैक्स बचाने के लिए इन सब फंडों में पैसा डालते हैं, कोई भी ELSS कैटेगरी ले लो, बट they don't think beyond tax. जी हाँ। कि if you want to see, because you are stuck for 3 years, right? So you're giving the cycle, आप नया सीख रहे हो तो आपको साइकिल लर्न करने की मौका मिलता है। So I would like to tell investors और ग्राहकों आपको कि इसको भी एक डाइवर्सिफाइड फंड जैसा देखिए। टैक्स के लिए लास्ट 3 महीने साल की मत भागिए, ऐसे में भी आप SIP कर सकते हैं जिससे कि मार्केट साइकिल, मार्केट वोलेटिलिटी का आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। इनफैक्ट वो एक ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी, क्योंकि नॉर्मली लोगों की धारणा है टैक्स सेवर फंड तो साल के आखिर में देखेंगे कि कहां पर पैसा लगाना है। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स के लिए। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने जो आखिर में टिप्पणी की कि टैक्स सेवर फंड्स और खासतौर से DSP का टैक्स सेवर फंड को आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लास्ट चांस की तरह ना देखें, यहाँ पर SIP करेंगे तो और भी बेहतर रिटर्न्स आपके हाथ लग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज फायदेमंद फंड में हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू। चलिए इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।